हेलो स्टूडेंट। अनवीरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं मनीष मालवीय आज फिर एक साथ आपके साथ उपस्थित हूं। क्लास 10th का अध्याय भोजन एवं मानव तंत्र का टॉपिक लेके आज अपन इस अध्याय को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब तक हमने इस पाठ में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है भोजन के बारे में, विटामिन और प्रोटीन कुपोषण के कारण क्या रोग होते हैं, विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं। उसके बाद पानी के बारे में, शुद्ध पानी के लाभ पढ़े हैं, शुद्ध पानी के गुण पढ़े हैं, दूषित पानी के दुष्परिणाम भी पढ़े हैं। फिर मोटापे के बारे में पढ़ा और कल अपन ने रक्तचाप, एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ा था। रक्तचाप क्या है, कितने प्रकार का होता है, उच्च रक्तचाप के कारण क्या है, क्या दुष्परिणाम है, ये सब पढ़ा। आज अपन नशीले पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा इस पाठ का टॉपिक है नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थों के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है नशीले पदार्थ में। सबसे पहला है ये तंबाकू। तंबाकू, इस तंबाकू के पौधे का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है निकोटियाना टोबैकम। निकोटियाना टोबैकम, ये इसका वैज्ञानिक नाम है तंबाकू के पौधे का। और ये सोलनेसी, इस कुल का नाम क्या है, तंबाकू के पौधे के कुल का जो नाम है वो है सोलनेसी कुल का पादप। सोलनेसी कुल का पादप है। और इसमें एक एल्केलॉइड, इसमें एल्केलॉइड पाया जाता है। एल्केलॉइड का मतलब यहाँ पे अर्थ है कि ये तंबाकू में जो पदार्थ है जो नशा उत्पन्न करने वाला, यानी जिसको खाने वाले को बड़ा मजा आता है, उनको जो वो मजा देने वाला, नशा उत्पन्न करने वाला जो पदार्थ उसमें मिला होता है वह होता है निकोटीन होता है। अर्थात तंबाकू का जो पादप का नाम है, वैज्ञानिक नाम है निकोटियाना टोबैकम। ये कौन से कुल का पादप है, ये सोलनेसी कुल का पादप है। और एल्केलॉइड निकोटीन, ठीक है। हाँ, एल्केलॉइड कुल के पादप का नाम है। फिर अपन पढ़ते हैं तंबाकू के उपयोग के दुष्प्रभाव पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं तंबाकू के उपयोग से, यानी हम जो तंबाकू खाते हैं उसके दुष्प्रभाव क्या है। पहला है मुंह, जीभ, गले व फेफड़ों के कैंसर होते हैं। लगातार अगर हम तंबाकू खाते रहें, या जिन व्यक्तियों को लगातार तंबाकू खाने की आदत होती है, उनमें क्या होता है कि उनका मुंह, जीभ, गला और फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। तंबाकू में उपस्थित निकोटीन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे रक्त दाब और हृदय स्पंदन दर बढ़ जाती है। यानी जो ये दीवार होती है धमनियों की, तो तंबाकू के सेवन से लगातार जो तंबाकू होता है वो इनकी दीवारों पर जमता रहता है, जिससे ये दीवारें क्या हो जाती हैं, मोटी हो जाती है और इनके बीच की जो जगह होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। रक्त तो उसी स्पीड से बढ़ रहा है, बह रहा है इसमें, लेकिन इसके अंदर वाली जगह धीरे धीरे कम होती है, जिससे दबाव ज्यादा बढ़ता है और रक्त दाब बढ़ता है। और हृदय स्पंदन, हृदय को भी जल्दी जल्दी रक्त को भेजने के लिए जब यहाँ पर दबाव पड़ता है तो हृदय की धड़कन भी बढ़ती है। हृदय स्पंदन दर, हृदय के धड़कने की जो दर होती है वो भी बढ़ जाती है। सामान्य मनुष्य की हृदय की, एक वयस्क की स्पंदन दर होती है 72 प्रति मिनट। 72 प्रति मिनट, यानी हमारा हृदय 72 बार धड़कता है। भ्रूण के विकास की गति मंद हो जाती है, यानी जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, यानी जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं जिनके शरीर में बच्चा होता है,
वो अगर तंबाकू का सेवन करते हैं, गुटखा, मिराज, तंबाकू, सिगरेट, इन सब का सेवन करते हैं, तो उनके पेट के अंदर पल रहे बच्चे का भ्रूण का विकास मंद हो जाता है, धीमी गति से होता है, जिससे जो भी बच्चा उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, वो अल्प विकसित होता है, यानी उसका विकास पूरा नहीं हो चुका होता, उसका विकास कम होता है। वह मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है, यानी उसकी याददाश्त कम हो सकती है, या पागल हो सकता है, या किसी अंग विकृत हो सकता है। कोई भी उस बच्चे का अंग होता है वो विकृत, यानी कोई भी अंग काम ना करे या फिर कोई कम काम करे, ऐसा हो सकता है। फिर आरबीसी को नष्ट कर परिवहन क्षमता खत्म करती है। जो सिगरेट का धुआं होता है उसमें कौन सी गैस होती है? CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, CO गैस क्या करती है? जब शरीर के अंदर जाती है तो रक्त में जाकर वो आरबीसी को नष्ट कर देती है, आरबीसी को खत्म कर देती है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण उसका रंग लाल होता है, और उसी हीमोग्लोबिन के कारण वो हमारे शरीर के गैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है, और पोषक पदार्थों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। जब सिगरेट का धुआं अंदर जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है? उस आरबीसी को बिल्कुल ही खत्म कर देती है, जिससे नष्ट कर परिवहन की क्षमता कमजोर हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ठीक है। फिर है मदिरा सेवन का स्वास्थ्य पर प्रभाव। ये था हमारे तंबाकू के बारे में। अब देखते हैं अपन मदिरा, जिसे सामान्य भाषा में दारू, शराब कहते हैं। अब मदिरा के अंदर इसको अंगूरों को सड़ाकर बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? अंगूरों को सड़ाकर उनके अंदर का जो रस निकलता है, यानी किण्वन द्वारा, अंगूरों के किण्वन द्वारा बनाया जाता है। फिर इसमें जो नशा करने वाला पदार्थ होता है वह होता है कौन सा? एथिल अल्कोहल होता है, जिसके कारण व्यक्ति को ये पीने से नशा आता है। ठीक है। एथिल अल्कोहल C2, एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, C2H5OH इसका सूत्र होता है। अब यह मदिरा दारू के लगातार सेवन से शरीर को क्या नुकसान होता है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। पहला है शरीर का सामंजस्य व नियंत्रण कमजोर होता है। जो भी व्यक्ति शराब पीते हम देखते होंगे उनको, उनका सामंजस्य, यानी वो जब चलते हैं तो ठीक ढंग से चल नहीं पाते, उनका शरीर का सामंजस्य बिगड़ जाता है और नियंत्रण नहीं रहता, बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रहता है। जहां भी बैठने की कोशिश करते हैं वहां गिर जाते हैं, चलने की जगह गिर जाते हैं, कहीं भी पड़ जाते हैं। शरीर का सामंजस्य व नियंत्रण कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट है कार्य क्षमता क्षीण व दुर्घटना की संभावना। जो व्यक्ति नशा करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, उनमें कार्य करने की जो क्षमता होती है, ऊर्जा होती है, वह कमजोर हो जाती है, क्षीण हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? उनकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, वो फिर काम नहीं कर पाते। और दुर्घटना की संभावना, जो भी ड्रिंक करके, मदिरा का सेवन करके गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो फिर उनके शरीर पर कंट्रोल नहीं होता, तो वो अपने गाड़ी पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। फिर अल्कोहल यकृत में पहुंचकर एसिटाल्डिहाइड में बदल जाता है, जो बहुत ही जहरीला पदार्थ है। जो अल्कोहल होता है, ये एथिल अल्कोहल, ये हमारे यकृत में लिवर में जाकर क्या करता है? वहां पर अल्कोहल एसिटाल्डिहाइड एक जहरीले पदार्थ में बदल जाता है, बहुत ही हानिकारक पदार्थ है, जो धीरे धीरे क्या करता है? जो धीरे धीरे ये करता है कि हमारा जो यकृत होता है उसको सड़ाता है। उसको क्या करता है? सड़ाता है। जब यकृत सड़ने लग जाता है तो वह धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देता है, और इस स्थिति को हम लीवर
सिरोसिस, लिवर सिरोसिस रोग कहते हैं, जिसमें यकृत काम करना बंद कर देता है। ऐसे तो मानव में तो यकृत होते हैं। फिर वसीय यकृत रोग, यह वसीय यकृत रोग या लिवर सिरोसिस रोग इसे ही कहते हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर व सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, अर्थात जो भी लगातार जो मदिरा का सेवन करते हैं उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हाँ, क्योंकि अब ऐसे तो फ्री में 2-3 रुपए की जो चॉकलेट होती है उसकी तरह तो ये मदिरा आता नहीं, उसके काफी पैसे लगते हैं। तो जो भी इसका ज्यादा सेवन करते हैं उनका क्या होता है, पैसों की कमी आती रहती है। क्यों, पैसे तो जाएंगे जेब से, कमजोर होगी आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। समाज में उनकी जो भी इज्जत होती है उसको क्या होता है, ठेस पहुंचती है। यानी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस का मतलब है कि समाज में उनकी जो इज्जत होती है वो घट जाती है। हम भी देखते हैं जो भी दारू या मदिरा का सेवन करने वाले होते हैं, समाज के लोग उसे अपने पास बिठाने का प्रयास नहीं करते हैं, कोशिश भी नहीं करते, अपने पास बैठने भी नहीं देते और ताने ये मारते कि तो शराबी है, इसके पास क्या बैठना, इसकी बात क्या सुनना। तो उसमें हमारी इज्जत कम होती है मदिरा सेवन से। ठीक है, आगे अपन पढ़ते हैं। और तो ये था तंबाकू के उपयोग के दुष्प्रभाव के बारे में पढ़ा और मदिरा के बारे में अपन ने पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं, इसको देखिए। आगे पढ़ते हैं अपन गुटखा के बारे में। कई व्यक्तियों को हमने गुटखा चबाते हुए देखा होगा। वो पान मसाला जिसको बोलते हैं वो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि पान मसाला क्या होता है, देखो, लगातार गुटखे के सेवन से क्या दुष्परिणाम होते हैं। लगातार गुटखे के सेवन से जो जबड़े की मांसपेशियां हैं वह कठोर हो जाती है। क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है। जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं तथा मुंह पूरा खुलता नहीं है, मुंह पूरा खुलता नहीं है, क्योंकि गुटखा खाने से जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं और उनका मुंह पूरा खुलता नहीं है। अर्थात जो भी गुटखा खाते हैं उनका मुंह थोड़ा ही खुलता है। ठीक है, क्योंकि उनकी जो जबड़े की मांसपेशियां होती है जो मुंह को पूरा खोलने का कार्य करती है वो क्या होती है, कमजोर हो जाती है, कठोर हो जाती है। फिर वो खींचती नहीं है, वो मांसपेशियां पूरी खोलते नहीं है, जिससे मुंह भी पूरा नहीं खुलता है। देखिए, ये एक नियम जो लेमार्क का नियम हमने 6ठी-7वीं में पढ़ा था कि जिस जिराफ का एक उदाहरण देके लेमार्क ने बताया था, क्या बताया था कि लेमार्क ने बताया कि जो व्यक्ति है, जो जिराफ था वो पहले एक कुत्ते के या गाय के छोटे बछड़े के समान ही था। तब वह नीचे की घास को खाता था, लेकिन जब नीचे की घास क्या हुआ, खत्म हो गई, धीरे धीरे कम होने लगी, तो वो पेड़ पौधों के पत्तों को खाने के लिए होने लगा, जिसके लिए वो लगातार अपने गर्दन को ऊपर करता और आगे वाले पैरों को ऊपर करता था, आगे वाले पैरों को और गर्दन को ऊपर करता, जिससे ये जो उस गर्दन का और पैरों का काम वो लेता था, सिर्फ उन्हीं का विकास हुआ और गिरिराज की लंबाई, गर्दन क्या हो गई, लंबी हो गई और आगे वाली टांगे लंबी हो गई। तो लेमार्क ने एक सिद्धांत दिया और कहा कि जिन अंगों का उपयोग हम ज्यादा करते हैं वो ज्यादा विकसित होते हैं और जिनका उपयोग हम कम करते हैं वो कम विकसित होते हैं, और कई बार तो वैसे अंग लुप्त हो जाते हैं जिनका अपन उपयोग नहीं करते हैं। वैसे ही यह सिद्धांत यहाँ पर काम करता है, क्योंकि जो गुटखा खाते हैं फिर उनका मुंह बस थोड़ा सा, क्योंकि जब वो खाते समय क्या करते हैं, गुटखा खाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे मुंह को अच्छे से
खाते हैं, नहीं, वो थोड़ा थोड़ा मुंह हिलाते रहते हैं, जिससे उनकी मांसपेशियां थोड़ा थोड़ा कार्य करती है और फिर वो लगातार गुटखा खाने वालों की मांसपेशियां उतना ही कार्य करने के लिए रह जाती है, जिससे उनका मुंह पूरा खुलता नहीं है। इस स्थिति को, ये जो स्थिति है, जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है और मुंह पूरा खुलता नहीं है, उस रोग का नाम है, इस स्थिति को कहते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं? सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग कहते हैं। यह है गुटखे के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा अफीम के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक टॉपिक बचेगा अपना इस अध्याय में और यह लेसन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अफीम के बारे में पढ़ते हैं अपन, क्या होता है अफीम। देखिए हाँ, अफीम, अब अफीम जिसे अपन सामान्य भाषा में अमल कहते हैं, क्या कहते हैं? अमल कहते हैं, जो आजकल या गांवों में एक मनवार के रूप में, मनुहार के रूप में चलता है। कहीं भी सभाओं में जाते हैं तो नॉर्मली हमारे तरफ क्या होता है, हमारे घर कोई गेस्ट आता है, कोई मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं, उसको चाय ऑफर करते हैं, चाय की मनवार करते हैं, पानी पिलाते हैं, ठीक है। लेकिन जो कई पुराने गांव हैं, ठीक है, गांव है, उन गांवों में इसकी मनवार चलती है। उनके लिए मनवार चाय वाय नहीं होती, उनके लिए मनवारी अमल होती है। अमल को सामने रखा जाता है, व्यक्ति, बड़े बूढ़े, महिलाएं, बच्चे सब इनको बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन ये बहुत ही जहरीला और नशीला पदार्थ है, ठीक है। हाँ, ये जो अफीम होता है वो अफीम का पौधे से मिलता है। उसका वैज्ञानिक नाम होता है पेप्पेवर सोमनीफेरम। वैज्ञानिक नाम होता है पेप्पेवर सोमनीफेरम, यानी अफीम के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेप्पेवर सोमनीफेरम। सवाल पूछ ले अफीम के वैज्ञानिक नाम क्या है पौधे का, तो सोमनीफेरम। सवाल ये भी पूछ सकता है कि अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो अफीम पौधे के फल भाग की जो फल भित्ति होती है, यानी फल भाग से प्राप्त होता है। फल भाग से क्या होता है? प्राप्त होता है। और कई व्यक्ति इसके क्या करते हैं? फल भित्ति, यानी फलों के ऊपर का जो कवर होता है, जो आवरण होता है, उसको उबाल कर पीते हैं और नशा करते हैं, ठीक है। अब इसमें एल्केलॉइड कौन से पाए जाते हैं? अफीम में कौन कौन से एल्केलॉइड पाए जाते हैं? तो अफीम में कुछ 30, लगभग 30 के प्रकार के नशा उत्पन्न करने वाले पदार्थ पाए जाते हैं। नशा उत्पन्न करने वाले पदार्थ होते हैं, जिनमें से 5 महत्वपूर्ण है। पहला है मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, चौथा है सोमनीफेरिन, और पेपेवरिन। ये क्या होते हैं? 5 प्रकार के। इसमें मुख्य रूप से अफीम में एल्केलॉइड पाए जाते हैं: मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरिन और पेपेवरिन।
वरीन, मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोम्निफेरिन और पेपेवरीन। ये अफीम के बारे में कुछ जानकारी है। और अफीम का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जैसा मैंने आपको बताया। गांवों में इसमें मनोहार के रूप में करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग मनोहार के रूप में, जो गांवों में मनोहार के रूप में होता है, उसमें गर्भवती महिलाएं होती हैं, वो बच्चों को सुलाने में, गर्भवती महिलाएं या फिर जो बच्चों की माएँ होती है, वो बच्चों को सुलाने में इसका उपयोग करती है, इसका उपयोग करती है। अर्थात जो बच्चा काम पर जाती, सॉरी, जो महिलाएं काम पर जाती है अपने बच्चे को लेकर, तो वो अब अपने बच्चे को रखेगी या क्या करेगी, काम करेगी। तब वह क्या करती है, तब वह करती है कि वह जैसे ही काम पर लगती है तो क्या करती है, अपने बच्चे को थोड़ी सी अफीम की टुकड़ा दे देता है, जिससे बच्चा का जो शरीर का सामंजस्य और नियंत्रण बिल्कुल खो जाता है और वह अचेतन की अवस्था में चला जाता है, यानी बेहोशी की अवस्था में चला जाता है और माँ समझती वो सो रहा है। फिर जैसे ही 2-3 घंटे बाद बच्चा वापस उठता है, फिर से उसको थोड़ी देर खिला के सुला देती है, तो जिससे बच्चों का मानसिक विकास कमजोर हो जाता है। फिर आगे है दवाइयों का दुरुपयोग। आगे का जो टॉपिक है वो है दवाइयों का दुरुपयोग। जैसे अफीम, स्मैक, हेरोइन, इन सब चीजें ये भी अन्य नशीले पदार्थ हैं। और आजकल तो मेडिकल की जो दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, वो दवाइयाँ सभी इन्हीं नशीले पदार्थों से मिलकर बनी होती है। हम देखते हैं कई दवाइयाँ जो ओवरडोज होती है, हाई डोज की होती है, भारी क्षमता वाली होती है। हमने कई बार बीमार भी पड़े हैं और दवाइयाँ भी ली है, तो जो दवाई लेते हैं हम देखते हैं, हम महसूस करते हैं कि दवाई लेने के थोड़ी ही देर बाद क्या होता है, हमें नींद आने लग जाती है। हमें ऐसा लगता है कि अब हमें नींद आ जाएगी। वो नींद आने का जो कारण होता है, वह जो नींद आने का कारण होता है वो होता है, उन दवाइयों में पाया जाता है नशीला पदार्थ, जिससे हमारे शरीर को नींद आने लग जाती है। यानी इन नशीले पदार्थों का एक सीमित क्षमता में, अगर अपन सीमित मात्रा में उपयोग करें तो वो एक दवाई के रूप में होता है। दवाइयाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन इन दवाइयों का, लेकिन हमारे जो व्यक्ति हैं, बहुत ही होशियार व्यक्ति हैं, मानव हैं, वह इन दवाइयों का जो हमारे लिए लाभदायक होती है उनका भी दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। जब उनको पता चला कि दवाइयों में नशीले चीजें होती हैं, जैसे खांसी की दवाई और भी कई जो शीशियों में, बोतलों में जो पाई जाती हैं दवाइयाँ मिलती हैं, उनमें नशीले पदार्थ होते हैं, ये एल्केलॉइड पाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, दवाइयाँ की दुकानों से अब नशा तो खरीदते नहीं है, दारू खरीदते नहीं है, सीधा जाते हैं दवाई की दुकान पर और बोलते हैं मुझे खांसी है, मुझे ये है। दुकान वाला, मेडिकल वाला उनको ये दवाई देता है और वो उनको पी लेते हैं, जिससे उनको नशा आता है। फिर इसके अलावा जो स्मैक, हेरोइन, डोडा, गांजा, ये कुछ अन्य नशीले पदार्थ हैं जिनका उपयोग चलन में है। ये थे हमारे लिए नशीले पदार्थ। इसके बाद अपन अब इस पाठ का अंतिम टॉपिक पढ़ते हैं। इस पाठ का जो अंतिम टॉपिक है वह है खाद्य पदार्थों में मिलावट। खाद्य पदार्थों में क्या मिलावट, सॉरी, जो इस पाठ का अंतिम टॉपिक है खाद्य पदार्थों में मिलावट क्या होता है, देखिए इसको अच्छे से अपन पढ़ते हैं इस चीज को। खाद्य पदार्थों में मिलावट, जो पुराने समय में जो भी अनाज था, जो खाने की चीजें थी, वो पूरी पौष्टिक थी, जिससे हमें पता है कि हम अपने बूढ़े व्यक्तियों से, बुजुर्गों से, दादा, नाना, नानी, दादी,
इनसे सुनते हैं कहानियों में कि हम, वो बोलते हैं कि हमारे टाइम के जो व्यक्ति थे वो एक एक हाथ से पूरी 100 किलो की जो बोरी उठा लेते थे। महाराणा प्रताप जो, उनका जो भाला था वो लगभग 70-80 किलो का था। ऐसी अपन कई कहानियां और सुनते हैं। वो ऐसा इसलिए होता था कि पुराने जमाने में जो अनाज था, जो खाने की जो चीजें थी, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती थी, उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती थी, जिससे उनकी गुणवत्ता लगातार वही बनी रहती थी। और वही गुणवत्ता वाली चीज खाने से मनुष्य का शरीर शक्तिशाली, ऊर्जावान रहता था। लेकिन लेकिन आज के जमाने में ऐसा नहीं है। आज के जमाने में जो है वो खाद्य पदार्थों में लगातार मिलावट होती है, जिससे उनकी गुणवत्ता में कमी आती है, गुणवत्ता में कमी आई है। जैसे ऐसा ही एक एग्जाम्पल आज से अपन जो सुना था, अपन ने कई बार अपन ने पी भी है, कोका कोला जो ड्रिंक आती थी, ठीक है, जिसको अपन सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक के बारे में अपन पीते थे, तो उसकी जो गुणवत्ता वो धीरे धीरे घट गई। तब वहां पर जो कंपनी वाले थे, जो सरकार थी, उन्होंने छापा मारा और जाके उनकी फैक्ट्री में पकड़ा। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ग्लास ली, ठीक है, और उसमें वो कोल्ड ड्रिंक भर दी, वही फैक्ट्री से कोल्ड ड्रिंक भर दी, और उसमें एक दांत का टुकड़ा रख दिया, सॉरी, एक लोहे का टुकड़ा रख दिया उसमें, ठीक है। और फिर इसे लगभग 1 मंथ तक क्या किया, यानी 1 महीने तक उसको पड़े रखा। 1 महीने तक पड़े रखने के बाद देखा कि वो ग्लास के अंदर जो भी लोहा का पदार्थ था वो धीरे धीरे गल के बिल्कुल गायब ही हो गया। यानी उस कोल्ड ड्रिंक में ऐसा पदार्थ मिलाया जाता था कि उससे हानियां होती थी। उसमें कई सारी जहरीले पदार्थ होते थे, जिससे लोहे जैसी चीज भी उसमें गल गए, तो हमारे दांत और हड्डियों का तो क्या हाल होता होगा। फिर उसके बाद उस कंपनी को बंद कर दिया। फिर जाके अभी भी तो वापस आ रही है वापस वो कोल्ड ड्रिंक। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो कोल्ड ड्रिंक वाले होते हैं उनमें वो क्या करते हैं, इन कोल्ड ड्रिंक्स में, इन ड्रिंक्स में क्या करते हैं, जिसे अपन हिंदी में शीतल पेय पदार्थ कहते हैं, इनमें कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में मिलाना है उसकी कोई गुणवत्ता का निर्धारण नहीं है। सरकार द्वारा इससे बचने के लिए, इसको मिलावट को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, एक तो पहला तो ये करना चाहिए कि इनमें मिलाए जाने वाले जो पदार्थ है उनकी मात्रा व अनुपात निश्चित करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनियां अपनी मनमर्जी से क्या कर रही हैं, ये कंपनियां अपनी मनमर्जी से ये सारे पदार्थ मिलाते हैं, जैसे गैस भरना, ठीक है, और जो सोडा होता है वो इसमें अधिक मात्रा में रखा जाता है, वो ताकि टेस्ट ही ज्यादा हो, ये ज्यादा बिके, गैस ज्यादा भरी जाती है। तो कोई निश्चित मात्रा और अनुपात नहीं है, और ये अपनी मन मर्जी से, कंपनी वाले अपनी मन मर्जी से इसकी मात्रा निर्धारित, अनुपात निर्धारित करते हैं। दूसरा, ये सिर्फ नियम बनाने से कुछ नहीं होगा कि कोई प्रत्येक कोल्ड ड्रिंक के लिए कितना नियम होना चाहिए, कितनी मात्रा में मिलाना, अनुपात होना चाहिए। फिर समय समय पर क्या करनी चाहिए, इसकी जांच करनी चाहिए, समय समय पर इसकी जांच करनी चाहिए और कठोरता से इस नियम को पालन करवाना चाहिए, नियम का पालन करवाना चाहिए। इसी तरह हल्दी के अंदर कई दाल मिक्स करके, गेहूं का है तो कई चीजें इसमें मिक्स कर दी जाती है और ये खाद्य पदार्थों में मिलावट होती है। इन खाद्य पदार्थों में मिलावट करने से नुकसान क्या होता है, इनकी गुणवत्ता में कमी आती है, इनके अंदर जो पौष्टिक
आहार होते हैं, सॉरी पौष्टिक तत्व होते हैं, उनमें कमी आती है, उन तत्वों की कमी आती है, जिससे मानव को मिलने वाली ऊर्जा, इनकी जो ऊर्जा क्षमता है वह कमजोर हो जाती है। ठीक है, ऊर्जा क्षमता कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट, गुणवत्ता में कमी, पौष्टिक तत्वों में कमी, ऊर्जा क्षमता वह कमजोर हो जाती है। यानी इनमें जो ऊर्जा की जो गुणवत्ता होती है, ऊर्जा की जो मात्रा होती है, वो भी कमी होती है। और इन पदार्थों के सेवन से, ऐसे अशुद्ध यानी खाद्य पदार्थों में मिलावट के सेवन से क्या होता है कि हमारे शरीर को कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। इन बीमारियों के हो जाने से क्या होता है, हमारा शरीर संक्रमित हो जाता है। तो खाद्य पदार्थों में मिलावट जो नहीं होनी चाहिए। अब इस खाद्य पदार्थों पर अपन कितनी भी चीजें लिख सकते हैं, कई चीजें मिलाई जाती है प्रत्येक, जैसे जो वनस्पति घी होता है, जो वनस्पति तेल होता है, वनस्पति तेल, उसमें आलू मिलाकर, या वनस्पति जो घी होता है उसमें आलू मिलाकर उसको और गाढ़ा कर दिया जाता है, और वह बिल्कुल क्या होता है, देसी घी की तरह हमें दिखता है। उसकी जो स्मेल यानी जो सुगंध वाली चीज होती है, वो उसमें सुगंध वाली इसमें चीजें मिला दी जाती है, जिससे देखने पर और सूंघने पर क्या होता है, बिल्कुल वह देसी घी की तरह लगता है। लेकिन वे हमारे शरीर के लिए फिर ये चीजें हानिकारक है, क्योंकि ये सब असंतृप्त वसा से बने हैं, जिसमें फैट यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली, चर्बी बढ़ाने वाली चीजें इसमें बहुत ही ज्यादा होती हैं। नेक्स्ट देखिए, हाँ, तो इन खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में अपन बहुत कुछ लिख सकते हैं, अपनी मन से कुछ भी लिख सकते हैं। पिछले साल ये सवाल पूछा गया था, खाद्य पदार्थों में मिलावट, शायद अर्धवार्षिक या वार्षिक में यह सवाल पूछा गया था कि भाई खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में अपने शब्द लिखिए। तो अपन उसमें कम से कम 15 से 20 लाइनें आराम से लिख सकते हैं। तो इन खाद्य पदार्थों में मिलावट के साथ अपना ये जो पहला अध्याय है कक्षा 10 का, वो कंप्लीट होता है। इस अध्याय को अपन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट 5 मिनट लगेंगे और अपना ये अध्याय रिवाइज हो जाएगा। क्या होता है इसमें देखिए, इस अध्याय में हमने पढ़ा सबसे पहले भोजन के बारे में, ठीक है। अब भोजन, फिर पढ़ा भोजन के अवयव के बारे में, यानी वे सभी पदार्थ जिनसे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, कार्य करने की क्षमता मिलती है, रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है, वृद्धि एवं विकास होता है, वह भोजन कहलाता है। और जिन सभी पदार्थों से मिलकर हमारा भोजन बना होता है, उसे अपन भोजन के अवयव कहते हैं। भोजन के अवयव कहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, ये सब चीजें, ठीक है। फिर इन अवयवों की मात्रा व अनुपात के आधार पर हमने इन्हें 3 भागों में बांटा। एक तो संतुलित भोजन, दूसरा असंतुलित भोजन, और तीसरा था कुपोषण। संतुलित भोजन यानी ऐसा भोजन जिसमें भोजन के जो सभी अवयव है उनकी निश्चित मात्रा, निश्चित हो, मात्रा व अनुपात दोनों निश्चित हो। असंतुलित भोजन होगा वो अनिश्चित मात्रा व अनुपात हो, ठीक है, यानी अनिश्चित मात्रा और अनिश्चित अनुपात हो। असंतुलित भोजन में क्या होगा, जो भी अवयव होंगे उनकी सारी मात्रा अनिश्चित और अनुपात अनिश्चित होगा। और कुपोषण में क्या होगा, एक या एक से अधिक जो अवयव है वो पूर्णतया क्या हो, अनुपस्थित हो।
बिल्कुल पूर्णतया क्या हो, अनुपस्थित हो, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी अवयव की कमी हो जाए उसे अपन बोलते हैं। फिर उसके बाद अपन ने विटामिन के बारे में पढ़ा, जिसमें विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल, यानी पहले अपन ने विटामिन ए के बारे में पढ़ा जिसका वैज्ञानिक नाम क्या था, रेटिनॉल, और उसकी कमी से रतौंधी रोग होता था। विटामिन बी का पढ़ा था हमने जिसका वैज्ञानिक नाम था थायमीन, यानी विटामिन बी एक पूरे लगभग 8 से 9 विटामिनों का ग्रुप है जिससे बेरी रोग होता है, ठीक है। और इसका थायमीन इसका वैज्ञानिक नाम है। विटामिन सी का था एस्कॉर्बिक अम्ल, पहले अपन विटामिन डी फिर सी के बारे में पढ़ा, वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल और स्कर्वी रोग होता है। फिर विटामिन डी के बारे में पढ़ा, कैल्सीफेरॉल वैज्ञानिक नाम है और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। फिर विटामिन ई के बारे में पढ़ा जिसका वैज्ञानिक नाम टिकोफेरॉल है, ठीक है, टिकोफेरॉल या टोकोफेरॉल, ठीक है। और उसकी कमी से नपुंसकता है, बंध्यता, या ना तो वो महिला में रहता है ना पुरुष में आता है, ठीक है, दोनों के गुण होते हैं। और विटामिन के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था फिलोक्विनोन, वैज्ञानिक नाम फिलोक्विनोन था, और वह वैज्ञानिक नाम फिलोक्विनोन था और उसकी कमी से, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता था और रक्तता रोग होता था। फिर अपन ने प्रोटीन के बारे में पढ़ा, प्रोटीन कुपोषण के बारे में, इससे 2 रोग होते हैं, क्वाशियोर और दूसरा रोग अपन ने पढ़ा था मेरस्मस रोग। प्रोटीन की कमी से, सिर्फ प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर को रोग होता है। और प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी से कौन सा रोग होता है, मेरस्मस रोग होता है। अगला देखिए, अगला चीज अपन ने पढ़ी थी इसके बाद अपन ने पानी के बारे में पढ़ा था, शुद्ध पानी के गुण कौन से हैं, अशुद्ध पानी के दुष्परिणाम क्या है, शुद्ध पानी के लाभ क्या है। उसके बाद अपन ने मोटापा के बारे में पढ़ा था, मोटापा बीएमआई के आधार पर मोटापा के बारे में पढ़ा था। फिर अपन ने रक्तचाप के बारे में पढ़ा था, रक्तचाप के बारे में, निम्न रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, रक्तचाप मापी कौन सी होती है, स्फाइग्नोमेनोमीटर रक्तचाप मापी होती है। फिर उच्च रक्तचाप के कारण पढ़े। फिर आज अपन ने नशीले पदार्थ के बारे में पढ़ा था, नशीले पदार्थों के बारे में पढ़ा, जिसमें सबसे पहले अपन ने तंबाकू के बारे में पढ़ा कि तंबाकू क्या होता है, तंबाकू के खाने से दुष्परिणाम क्या है। फिर मदिरा के दुष्परिणाम पढ़े अपन ने, मदिरा के बारे में, दारू शराब जिसे बोलते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा था गुटखा के बारे में, गुटखा के बारे में, ठीक है। और उसके बाद अपन ने अफीम के बारे में पढ़ा था, अफीम से क्या नुकसान है, क्या हुआ, अफीम में कौन से एल्कलॉइड, मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेवरिन, सोमनिफेरिन, ये सब चीजें अपन ने पढ़ी थी। फिर अपन ने दवाइयों का दुरुपयोग के बारे में थोड़ी जानकारी ली, दवाइयों का दुरुपयोग के बारे में पढ़ा कि लोग दवाइयों का नशे के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। और लास्ट में अपन ने आखिरी टॉपिक खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और इन सब चीजों से मिलकर हमारा आज का ये लेसन 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य खत्म होता है। इसके बाद अपन आने वाली क्लास में अध्ययन करेंगे इसी क्लास 10 का तीसरा जो अध्याय है आनुवंशिकी के बारे में पढ़ेंगे। उसमें जो मेन वैज्ञानिक आनुवंशिकी का जनक मेंडल, ठीक है, मेंडल था, मेंडल ने क्या क्या नियम दिए, कैसे उसने खोज की, कौन से पौधे पर की, उन सब तीनों नियमों के बारे में पढ़ेंगे आने वाली क्लास में। उम्मीद करता हूँ आज जो भी पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। ये लेसन पूरा कंप्लीट हुआ आज हमारा। अगर कुछ छूट गया है, आपको लगता है कोई चीज छूट गई है, वो पढ़ाई नहीं गई है, तो कमेंट बॉक्स में बता दें। थैंक यू।